गुरुजनों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मित्रों को नमस्कार और बच्चों की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, मैं ऐसे ही भारत माँ के सपूत भारत रत्न के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं अपने गुरुजनों से भी कुछ ज्ञान को प्रार्थना किया है, पुस्तकों से पढ़ा है, जो सीखा है वो करना चाह रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। उस महान विभूति का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। जी हाँ, आप जान भी गए होंगे कि मैं किनके बारे में कहना चाहता हूँ। वो थे हमारे भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका पूरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो एक मेधावी छात्र रहे। बाल्यकाल से ही उनकी विचारधारा जो एकदम स्वतंत्र थी। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक भी रहे, असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर रहे, विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने वाइस चांसलर के पद को भी सुशोभित किया। विश्व मंच पर हमारी भारतीय वाङ्मय को, हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी भारतीय आध्यात्म को नहीं केवल भारत में बल्कि विश्व में ऐसा परचम लहराया कि दुनिया सोचने के लिए विवश हो गई। आपको ये टाइम ध्यान में आ रहा है कि उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार यहाँ हुआ करती थी। क्या स्थिति थी, हमारे जो विचारक हैं या हमारे जो उसमें के लोग हैं या जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं वो जान सकते हैं, जानते भी हैं। वो डॉक्टर साहब ऐसे दार्शनिक भी थे जिनकी पहचान जो है शिक्षा के साथ साथ दर्शन शास्त्री के रूप में भी पूरे विश्व में विख्यात रहा। और भारतीय दर्शन शास्त्र को भी उन्हें एक ऐसी ख्याति प्राप्त की, एक ऐसी उपलब्धि दी, एक ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया कि विश्व उस बात के लिए ऋणी हो गया। देखिए, मैं इत्तेफाक से मैं भी दर्शन शास्त्र का छात्र रहा। मास्टर डिग्री, एमए की डिग्री मैंने फिलॉसफी से ही लिया। तो इस वजह से भी कुछ चीज़ें मुझे बहुत ही सौभाग्य रहा कि हमारे राष्ट्रपति साहब का, महामहिम राष्ट्रपति साहब का, वो भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी को पढ़ने का मौका मिला। कोर्स में भी था। तो कुछ मजबूरियाँ होती हैं, व्यक्ति की ओर पड़ता है। तो उनकी अध्यात्म चिंतन और दार्शनिक फिलॉसफी की तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आपसे कुछ ऐसे रुचिकर प्रसंग बात करना चाह रहे हैं जो दिल को छू जाने वाली रही है। और आप देखिए, उनकी जो प्रेजेंट ऑफ माइंड था या जो अंग्रेज़ों को जो जवाब देने की एक्टिविटी थी वो काबिल तारीफ हुआ करती थी। एक मज़े की बात आपसे बता दें, जब राधाकृष्णन साहब बच्चे थे जो क्रिश्चियन स्कूल तमिलनाडु में, मद्रास के पास तिरुवनंतपुरम में जो इनका जन्म हुआ और इनका शिक्षा क्रिश्चियन स्कूलों में शुरू हुआ। क्रिश्चियन स्कूल अंग्रेज़ों के थे। मान प्रतिमान मूल्य भी वैसे सिखाए जाते थे। विज्ञान चाहे जो भी कहिए, उच्च गुणवत्ता भी सिखाई जाती थी। लेकिन सबसे बड़ी डिमेरिट थी हमारी भारतीय संस्कृति को, भारतीय विचारधाराओं को आलोचना करना। अंग्रेज हमारी भारतीय विचारधाराओं को बहुत क्रिटिसाइज करते थे। जब उस बच्चे ने, यानी आपके हमारे राष्ट्रपति महोदय जी ने, जब उस आलोचना को सुनते थे, क्रिटिसाइज को सुनते थे, तिलमिला जाते थे। और उसका प्रभाव ये रहा कि उनके दिमाग में ये पैदा हुआ कि हमें भारतीय विचारधाराओं का अध्ययन करना चाहिए। और ये देखने के लिए विवश दिमाग उनको प्रेरित कर दिया कि भारतीय विचारधारा श्रेष्ठ है कि अंग्रेज़ों की विचारधारा श्रेष्ठ है। मेधावी थे ही। तब अपने फिर उसको अध्ययन को करने के लिए, पढ़ने के लिए, भारतीय वाङ्मय को समझने के लिए उन्होंने
घोर साधना शुरू किया और भारतीय विचारधाराओं का अध्ययन करना शुरू किया। जब भारतीय अध्यात्म को अध्ययन किया, भारतीय विचारधाराओं का अध्ययन किया, हिंदुत्व विचारधारा को अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के बाद वो ये देखे कि जो भारत की विचारधारा, जो अनपढ़ गरीब जो लोग जो रहते हैं, वो जो अध्यात्म को जानते हैं तो कोई जानता ही नहीं है, अंग्रेज़ उतनी पहुँच ही नहीं है। उसके बाद से उन्होंने अध्ययन करने के बाद इस बात को पूरी जनमानस पर अपने लेखों भाषणों के माध्यम से अभी बताया और ये प्रूफ किया और बताया पूरे संसार को कि भारतीय विचारधारा कहीं अंग्रेज़ों की विचारधारा से श्रेष्ठ है। फिर साहब बात क्या, चूँकि दिल पर चोट लगी थी, आलोचना से तिलमिला जाते थे और तिलमिलाने के बाद उनकी अंतरात्मा बहुत व्यथित होती थी, तो निर्णय लिया इसको करने के लिए, समझने के लिए, और भारतीय चेतना को समझा और ऐसे विश्व दार्शनिक के रूप में उभरे कि विश्व के बड़े बड़े फिलासफर, बड़े बड़े दार्शनिक उनके कायम हो गए, उनकी विचारधाराओं को सहमत हुए। एक आपको बड़ी ही रोचक चीज़ बता दें, उनके वाक्पटुता थी या जवाब देने की जो कला थी वो बहुत ही लाजवाब हुआ करती थी। एक बार अंग्रेज़ तो हमारी बुराई करते ही थे, हमारी जो लोग हैं, यहाँ के व्यक्ति हैं, उनकी क्रिटिसाइज करना उनका काम था। तो विश्व के तमाम देशों में, तमाम जगहों पर वो जाते रहते थे। उनकी चर्चा हम आपसे बाद में करेंगे। कुछ कंपटीशन की बातें उनसे जुड़ी, कुछ शिक्षा अच्छे से रही है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको चीज़ बता दें, एक बार अंग्रेज़ों की मीटिंग चल रही थी, उसमें अंग्रेज़ जो हमारे भारतीयों को बहुत ही ज़्यादा अपमानित कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे कि कहीं गोरा होता है अंग्रेज भारतीय, कोई गोरा है तो कोई काला है तो कोई छोटा है तो कोई मोटा है तो कोई नाटा है। धर्म विभिन्न प्रकार के धर्म है, कोई कुछ है कोई कुछ है, किसका भूगोल कुछ और, किसका इतिहास कुछ और, तमाम आलोचनाएं चल रही थी। और कहा कि हम केवल अंग्रेज़ जो है एक ही रंग के हैं, हम केवल गोरे हैं, अब भारतीय तो विभिन्न रंग के हैं, कोई गोरा काला लंबा छोटा मोटा। ये रंग भेद जो नीति थी अंग्रेज़ों की हमारे भारत में, तो देखिए साहब, उन्होंने अंग्रेज़ ये दिखा रहे थे कि भारत के विभिन्न रंग हैं, विभिन्न विचारधारा है, विचार धर्म है, हम लोग केवल एक ही विचारधारा के हैं। उनके दिमाग में ये बात चल रही थी। लेकिन उनका जवाब सुनिए, हमारे भारत माँ की महान सपूत महामहिम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जवाब था। जब खड़ा हुए बोलने के लिए तो क्या बोल रहे हैं देखिए। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, ये तो बात तो सत्य है कि हम भारतीयों का रंग कहीं गोरा है, कहीं काला है, कहीं छोटा है, कहीं मोटा है, कहीं नाटा है, विभिन्न प्रकार के होते हैं। और जवाब क्या दिया, एक ही लाइन में अंग्रेज़ों की सारी बोली बंद करा दिया। क्या उन्होंने जवाब दिया, हम भारतीय विभिन्न प्रकार के हैं और आप लोग तो भाई एक ही रंग के हो। जवाब दिया कि देखो, घोड़ों के कई रंग होते हैं, घोड़ा कोई काला होता है, कोई लाल होता है, कोई सफ़ेद होता है, उनके प्रकार ही कई प्रकार के होते हैं, लेकिन गधों का रंग हमेशा एक ही होता है। जब इस बात को सुना, सारे अंग्रेज सर झुका लिए। और ऐसा नहीं केवल वाणी में था, वो वाणी पर, उपदेश पर विश्वास नहीं करते थे। राधाकृष्ण साहब का कहना था केवल उपदेश, शिक्षा का मतलब ये नहीं है केवल उपदेश देने के लिए करें, उसको हमें करनी कथनी में एकत्र होना चाहिए। और इसलिए वो जीते थे, जो बात कहते थे आप सामने वाला धराशायी हो जाता था, उनके जवाब दे ही नहीं पाता था। अब बताइए कि अपने घोड़ा बन गए जिस पर दुनिया हॉर्स पावर के काम करती है, कोई भी एनर्जी हॉर्स पावर चलती है, और उन लोग गधा बना दिए। तो गधा केवल गधा मूर्खों का परिचायक होता है। अंग्रेज़ों का इतना शर्मसार किए, पूरी बर्न फायर हो गई। ऐसे थे हमारे राधाकृष्णन। एक घटना आपको और हम चर्चा करें, शेयर कर रहे हैं। ये वाक़या है, घटना है 1938 की, जब हमारे डॉक्टर साहब सेवाग्राम गए थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मिलने के लिए। वहाँ मिले तो महात्मा जी देशवासियों को ये संदेश दे रहे थे कि भाई गाय का दूध मत पियो। क्या कहना था, मूंगफली खाओ, मूंगफली का भिगो और दूध पियो, उसका जो करना हो खाओ, और गाय का दूध पीने के लिए वो मना कर रहे थे। संयोग रहा, जब हमारे डॉक्टर साहब जब पहुँचे सेवाग्राम में, तो गांधी जी भी आपसे भी राधाकृष्णन साहब से कहा कि बातें करें, लेकिन भाई गाय का दूध ठीक नहीं, गाय का दूध पीना ठीक नहीं है।
तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या बात है, गाय का दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। तो कहा कि भाई गाय का दूध जो है एक गाय का मांस का ही एक उत्पाद है, यानी ये कहे कि एक मांसाहारी चीज़ है। तो गांधी जी इस बात को कह रहे थे और इसलिए जो है दूध नहीं पीना चाहिए कि मांस का, गाय का जो है मांस का ही कहीं सूक्ष्म रूप से है उत्पाद। लेकिन जवाब देखिए हमारे राधाकृष्णन साहब का, कहा कि सर ठीक है गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, गाय का दूध जब उसका उत्पाद है तब तो हमें माँ का दूध भी नहीं पीना चाहिए। क्या जवाब था? गांधी जी एक लफ्ज़ नहीं बोल पाए। यदि गाय का दूध अगर मांस का उत्पाद हो सकता है तो माँ का दूध भी तो उसी तरह से बनता है, वो भी तो एक मांस का उत्पाद है। महात्मा जी शांत हो गए और बड़ी तारीफ भी किए कि ऐसे हमारे लोग हैं जो हमारे चिंतक हैं। कहा कि हमारा विश्वास है कि भारत का परचम आप जैसे लोगों को पूरे देश में लहराएगा, पूरे दुनिया में लहराएगा। बात से बहुत ही जो भी है बात वही समाप्त हो गई और गांधी जी इस बात को अनुभूत किया कि नहीं ये बात तो सही है कि गाय का दूध भी उसी तरह से है, माँ का दूध भी उसी तरह से है, तो माँ का दूध भाई आता है। तो इससे से जवाब करते थे। बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमने अपने पढ़ा है, पुस्तकों से पढ़ा है, गुरुजनों से सीखा है, तो उस बात की चर्चा आपसे हम करेंगे। देखिए कहा गया है पुस्तकता तू या विद्या परहस्तम गतम धनम। पुस्तक में रहने वाली विद्या और दूसरे का दिया हुआ धन कभी समय पर काम नहीं देता है। तो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो किताब को अध्ययन करें। जब अध्ययन करेंगे, टीचर तो ऐसे हैं, टीचर तो बहुत हैं, लेकिन हमारी पुस्तकें ऐसे टीचर हैं कि न तो उसको छल कपट प्रपंच भेदभाव नहीं आता है, वो आपको बिल्कुल सही दिशा में ले जाएगी। तो किताबों का अध्ययन करें। और अपने यहाँ कहा गया एकाब साथ विनोद देना कालो गच्छा धीमताम। जो अच्छे लोग होते हैं उनका विनोद कहाँ होता है? पुस्तकों में होता है। तो जो हमारे भारत माँ के सपूत है, जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे डॉक्टर साहब कहा करते थे कि जो बच्चा छोटा होता है, जुआ होता है, बड़ा होता है और फिर जितनी विकास करता है वैसे उस पर समाज का, घर का, राष्ट्र समाज का, राष्ट्र की पूरी दायित्व होती है। जिनको मजबूत होना है, उनकी नैतिक दृष्टिकोण होना है, चरित्रवान बनना है। तो हम ऐसी बातें कहते थे। तो हमारे छात्रों का जो उपदेश किया, जो दिया, वो हम आपसे चर्चा जरूर करेंगे। एक बड़ा प्रश्न ये आता है, तो दुनिया बहुत लोग जानते हैं कि छोटे बच्चे तो भी नहीं जानेंगे, अभी शुरुआत चल रही है, हाँ, कि 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस, टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, इसकी आपकी चर्चा हम कुछ बाद में करते हैं। और बच्चों के साथ मेरा जो शेयर चल रहा है, मेरा जो बच्चों का साथ मेरा सौभाग्य है, जो भी कह लीजिए, वो चीज़ को तोड़ रहा हूँ। जो झिझक थी कि मंच पर नहीं रहते थे, देखिए जैसे हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन साहब थे, इतने आलोचकों के बाद, आलोचनाओं के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट कितनी आलोचना करती थी, कितनी बात हुआ करती थी, लेकिन ये छल कपट के प्रपंचों से कोसों दूर थे। इनका अहंकार का भाव नहीं था। ये नहीं कि कल उनको आलोचना हो रही है, भारतीय को तो उससे लड़ जाएं, विवाद करें, नहीं। उनकी अपनी बातों के माध्यम से उनको प्रत्युत्तर करते थे, जवाब देते। आज सब लोग को सेटिस्फाई भी करते थे, क्योंकि वो अपने वो करनी, डूइंग और सेइंग का एडजस्टमेंट उनके साथ था। तो हम आपको नक्शे पर बताते हैं कि वो 5 सितंबर टीचर्स डे शिक्षा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, और बच्चों की जानकारी जो मैं पाया हूँ वो शेयर जरूर करूँगा। तब तक के लिए मुझे याद दीजिए। नमस्कार।